हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेनू स्टडी 99। आज वीडियो में हम छंद की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कवर करेंगे जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर हैं। इस वीडियो में हम छंद से बनने वाले सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आप सभी के लिए आज की वीडियो। देख लेते हैं हम छंद के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद किसे कहते हैं? उत्तर है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अगला प्रश्न है, छंद की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? उत्तर है, छंद शब्द चद या छद धातु में असून प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नियमबद्ध या फिर आच्छादित करना। अगला प्रश्न है, छंद की परिभाषा क्या है? उत्तर है, जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, चरण, गढ़, वर्णों या मात्राओं की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, छंद का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर है, छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, छंद शब्द ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? उत्तर है, छंद शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है तथा 90वें सूक्त को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, छंद को वेद का क्या माना गया है? उत्तर है, छंद को वेद का पाद या पैर माना गया है। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक छंद के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर है, वैदिक छंद के जनक ब्रह्मा माने जाते। प्रश्न संख्या 8 है, लौकिक छंद के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर है, लौकिक छंद के जनक पिंगल मुनि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात कैसे होता है? उत्तर है, छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है। प्रश्न संख्या 10 है, पिंगल मुनि के नाम पर छंद तथा छंद शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, पिंगल मुनि के नाम पर छंद को पिंगल तथा छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, पिंगल मुनि का समय कब माना गया है? उत्तर है, पिंगल मुनि का समय 700 ईस्वी पूर्व का माना गया है। प्रश्न संख्या 12 है, पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना कब की? उत्तर है, पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में 200 ईस्वी पूर्व के आसपास की। प्रश्न संख्या 13 है, छंद के कितने अंग होते हैं? उत्तर है, छंद के 8 अंग होते हैं। कहीं कहीं पर देखेंगे कि आप छंद के 6 अंग भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 मारे लगा देंगे, या तो 6 है तो 6 लगा देंगे। प्रश्न संख्या 14 है, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं? उत्तर है, छंद के अंग गति, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा, गढ़ होते हैं। ये सभी छंद के अंग होते हैं। आगे हम देख लेते हैं, गति किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहाँ तक पढ़ा जाता है वह दूरी गति कहलाती है। गति को प्रवाह भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं यति को। यति किसे कहते हैं?
किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को यति कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 पर है यति के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है यति के 3 भेद होते हैं। आगे है यति के कौन कौन से भेद होते हैं? तो उत्तर है यति के भेद। पहला है अर्धयति, जो वो अर्ध विराम चिन्ह से संबोधित किया गया है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पूर्णयति, जो कोष्टक में दिया गया है वो पूर्णयति का चिन्ह है। और तीसरा है परिपूर्णयति, जो कोष्टक में डबल दिया गया है पूर्ण विराम, वो पूर्णयति है। आगे है प्रश्न संख्या 19। यति का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है यति का प्रयोग? देख लेते हैं हम। उत्तर है 1 अर्धयति। अर्धयति का प्रयोग विषम चरणों के अंत में किया जाता है। विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण। किसी भी छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं, तो जो इसमें पहला और तीसरा चरण है उसे विषम चरण कहा जाता है। तो वो विषम चरण के चरणों में अर्धयति का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 2 है पूर्णयति। पूर्णयति का प्रयोग सम चरणों के अंत में किया जाता है। जैसे कि पूर्ण चरण होता है दूसरा और चौथा। किसी भी छंद के चरणों 4 चरणों में से दूसरा और चौथा चरण सम चरण होता है, तो वहाँ पे सम चरणों के अंत में पूर्णयति होती है। परिपूर्णयति तीसरा है। परिपूर्णयति का प्रयोग छंद की समाप्ति पर किया जाता है। जो चौथी पंक्ति होती है, तो पूर्णयति जो है उसका प्रयोग दूसरे चरण में हम करते हैं छंद के, और परिपूर्णयति का प्रयोग हम छंद के चौथे चरण में करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 20। लय किसे कहते हैं? उत्तर है स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। लय से छंद या काव्य की ग्राह्यता बढ़ जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 21 पे मुक्त छंद के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुक्त छंद के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है वो देख लेते हैं हम उत्तर। लय मुक्त, लय जो है कि लय मुक्त छंद के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है प्रश्न संख्या 22। तुक किसे कहते हैं? उत्तर है चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना तुक है। जैसे सोय, होय इत्यादि तुक होता है। ये जो है चरणों के अंत में यदि सोय है, फिर दूसरे चरण के अंत में होय है, तो देखिए दोनों में यह जो तुक मिल रही है, तो यही इसी को तुक कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 23। चरण किसे कहते हैं? तो छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। किसी छंद में न्यूनतम 4 चरण आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 24 है वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह वर्ण हैं। ये छंद के लिए है। छंद में वर्ण किसे कहते हैं? तो छंद में स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह वर्ण है। अगला देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 25 है मात्रा किसे कहते हैं? तो उत्तर है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो है वो क्या कहलाता है? मात्रा। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं हम। काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है लघु वर्ण, जो कोष्ठक में लिखा गया है विराम चिन्ह के रूप में, और दूसरा है गुरु वर्ण, जो यस जैसे आकार का बना है, उसे गुरु वर्ण कहते हैं। इसको हम 2 मात्रा के रूप में चिन्हित करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। कौन कौन से वर्ण लघु वर्ण होते हैं?
उत्तर है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा इनसे युक्त वर्ण लघु होते हैं। जैसे किरण, किरण में छोटी ई की मात्रा है तो वहाँ पे हम एक वर्ण मानेंगे, तो एक मात्रा का समय लगा है वहाँ पे। र में अ जुड़ा हुआ है तो र जो है अ मिल के बनता है, तो उसमें एक मात्रा है। न में भी एक मात्रा है, तो यहाँ पे एक विराम चिन्ह के रूप में जो दिख रहा है वो एक मात्रा के रूप में लघु वर्ण चिन्हित किया गया है। इसी तरह से हिरन है, मुनि है, कमल है, ऋतु है, नृप है इत्यादि। प्रश्न संख्या 28 हम देख लेते हैं। कौन कौन से वर्ण गुरु वर्ण होते हैं? गुरु को हम देखिए यस से चिन्हित करते हैं, तो उत्तर है बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ तथा इनसे युक्त वर्ण गुरु वर्ण होते हैं। जैसे नाना, नाना में देखिए हम लोग नीचे जो गुरु का चिन्ह है उससे हमने उसको मात्राओं को गिनती करके वहाँ पे 2 मात्रा का समय है, इसलिए यहाँ पे गुरु होगा। इसी तरह से सीता में भी 2 मात्राएं हैं, बड़ी है तथा आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ भी गुरु का चिन्ह होगा। इसी तरह से ऊपर लिखा हुआ है तो देखिए ऊ पे हमने गुरु चिन्हित किया है, और प में अ की मात्रा है तो यहाँ लघु वर्ण से चिन्हित किया है। इसी तरह से सुक्ति है, सुक्ति में बड़ा ऊ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु से चिन्हित किया गया है। और त में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पे लघु वर्ण से चिन्हित किया है। एकता, एकता में भी ए की मात्रा ए लिखा हुआ है तो यहाँ गुरु होगा, और क में अ जुड़ा हुआ है तो यहाँ लघु होगा, तथा ता में आ की मात्रा जुड़ा होने के कारण यहाँ पे गुरु से हमने इसको दर्शाया है। इसी तरह देवता में ए की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु होगा, और व में अ है तो यहाँ पे लघु होगा, और ता में आ की मात्रा है तो गुरु होगा। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं हम। यदि किसी वर्ण के बाद विसर्ग का चिन्ह वही 2 बिंदी है लगा हो तो विसर्ग के ठीक पहले के वर्ण को क्या माना जाएगा? तो उत्तर है विसर्ग के ठीक पूर्व के वर्ण को गुरु माना जाएगा। जैसे पुनः, पुनः के पहले पूर्व वर्ण न है, तो यहाँ पे नीचे देखिए जहाँ पे पू लिखा है वहाँ छोटा ऊ का मात्रा है तो एक मतलब लघु वर्ण का प्रयोग हुआ है, और न पे गुरु वर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ न के आगे हलंत लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे गुरु होगा। इसी तरह से दुख में भले ही छोटा ऊ की मात्रा है दू पे, लेकिन वहाँ आगे विसर्ग लगा होने के कारण यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और ख में अ की मात्रा जुड़े होने के कारण वहाँ पे लघु वर्ण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 30 पे। अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होता है? तो अनुस्वार का चिन्ह वही एक बिंदी ऊपर जो है वही अनुस्वार का चिन्ह है, तो अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे अंगद में देखिए अ पे बिंदी है तो यहाँ है, फिर भी यहाँ पे गुरु हुआ है क्योंकि ये अनुस्वार के कारण यहाँ गुरु हो गया है, और ग पे लघु है, अ की मात्रा है, और द पे भी अ है जो इसमें जुड़ा हुआ है द में अ, तो यहाँ पे लघु हो गया। इसी तरह मंगल में म पे बिंदी है तो गुरु, और जंगल में ज पे बिंदी है तो गुरु, बाकी सभी लघु वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 31 है। संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण क्या माना जाएगा? तो उत्तर है संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु होता है, परंतु शिरोरेखा एक ही होनी चाहिए। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए रा पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, लेकिन ज पे अ है मतलब छोटा है, और उसके बाद आधा स है तो जो आधा स वहाँ पे है तो वो
संयुक्ताक्षर में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ ठीक इसके पहले जो शब्द है, वर्ड है, वहाँ पे गुरु हो जाएगा, और जो आधा स है उसकी कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ कोई वर्ड नहीं होगा। और थ पे आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण हो जाएगा, और न पे लघु वर्ण हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सीरो रेखा एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ स्थान के आगे, आधा स के आगे कोई भी शब्द न होने के कारण यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होगी, और थ पे गुरु वर्ण होगा क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। न पे लघु वर्ण होगा क्योंकि इसमें न जुड़ा हुआ है। इसी तरह से रक्षा, रक्षा छ देखिए संयुक्ताक्षर है तो उसके ठीक पहले र पे गुरु वर्ण हो जाएगा, और छ में आ की मात्रा लगे होने के कारण वहाँ पे गुरु हो जाएगा। इसी तरह से पुत्र है, त्र जो है संयुक्ताक्षर है, तो यहाँ पे हमने पुत्र में पहले वर्ण पे हमने गुरु वर्ण का प्रयोग किया है और दूसरे पे लघु वर्ण का। इसी तरह से यज्ञ है, ज्ञ भी संयुक्ताक्षर होता है, तो य पे गुरु हो जाएगा, और ज्ञ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लघु वर्ण हो जाएगा। इसी तरह से विद्या है, तो वी के बाद द्य जो है वो गुरु संयुक्ताक्षर होता है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और वहाँ पे आ की मात्रा लगे होने के कारण वहाँ पे भी गुरु हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को अनुनासिकता का चिन्ह भी कहते हैं। चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हंसना, हंसना पे चंद्र बिंदु लगा है पर वहाँ मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं होगा, वहाँ ह पे लघु वर्ण ही काउंट करेंगे, और स भी लघु वर्ण हो जाएगा, और न पे आ की मात्रा होने के कारण यहाँ गुरु वर्ण हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि हंसना में कितनी मात्राएं हैं, तो 2 और 2, गुरु 2 मात्राओं का चिन्ह होता है, तो 2 और 2 4 मात्राएं हैं हंसना में। इसी तरह से चांद है, तो चांद में भी अनुनासिकता का चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे च में आ की मात्रा लगे होने के कारण गुरु है, लेकिन वहाँ पे चंद्र बिंदु के कारण कोई वर्ण नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द में लघु वर्ण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32 पे हम स्वर रहित यानी कि आधा वर्ण से पूर्व वर्ण क्या माना जाता है, तो उत्तर है स्वर रहित आधा वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है, तथा स्वर रहित वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे देश प्रेम, देश प्रेम में हम देख रहे हैं कि द पे तो एक ही मात्रा है इसलिए गुरु है, लेकिन स पे छोटा है तो यहाँ पे लघु वर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेम में देखिए प आधा है तो इसके कारण यहाँ पे स पे गुरु वर्ण हो गया है, और वहाँ पे एक ही मात्रा लगे होने के कारण गुरु हो गया है, फिर म पे लघु वर्ण हो गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ वल्लभ, वल्लभ में भी इसी तरह से व के बाद आधा ल है तो इसलिए व पे गुरु हो जाएगा, और ल पे कोई मात्रा नहीं होगी क्योंकि वो ल आधा है तो इसका कोई मात्रा नहीं काउंट किया जाएगा, और ल में पूर्ण जो लय है उसमें अ की मात्रा सम्मिलित है तो इसलिए यहाँ पे लघु वर्ण हो जाएगा, और भ में भी लघु वर्ण हो जाएगा। इसी तरह से उज्ज्वल है, उज्ज्वल में देखिए ज के छोटा जो आधा ज है उसके पहले उ है तो वहाँ गुरु हो जाएगा, और जो दोनों ज आधा आधा है वहाँ कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, और वह पे लघु वर्ण है और ल पे भी लघु वर्ण है। जैसे कि देखिए देश प्रेम में 2, 2 4, 2 6, 7 मात्राएं हैं, क्योंकि गुरु को हम 2 मात्राओं की गिनती में काउंट करते हैं। आगे हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मह, जैसे कि मह लिखा है कहीं पे, नह लिखा है, लह लिखा है, तो इससे पूर्ण वर्ण लघु होता है। जैसे कि तुम्हारा, तो यहाँ पे देखिए आधा अक्षर तो है म, पर इसके बाद है तुरंत म के तुरंत बाद, आधा म के तुरंत बाद है, तो तू पे जो तू लिखा है वहाँ पे लघु वर्ण ही गिना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मह नह लह से पूर्व वर्ण लघु ही होता है, ये रूल है।
जैसे उन्होंने है, उन्होंने भी लिखा हुआ है तो ऊ पे अगर ह की जगह कुछ और होता तो वहाँ पे ऊ के पास ऊ पे हम गुरु वर्ण काउंट करते, पर वहाँ पे न के बाद तुरंत है, छोटा आधा न के बाद तुरंत है, इसलिए हम ऊ पे लघु वर्ण ही काउंट करेंगे। और ह पे ओ की मात्रा होने के कारण आधा न की कोई मात्रा नहीं है, और ह पे ओ की मात्रा होने के कारण यहाँ गुरु वर्ण हो जाएगा, न पे ए की मात्रा होने के कारण भी यहाँ गुरु वर्ण हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम यहीं विराम देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन आंसर को पूरा करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 99। धन्यवाद दोस्तों।